बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। पदार्थ, धातु और अधातु, हमारा एक सेशन हो चुका है प्रश्न और उत्तर का। एक और सेशन हम ले रहे हैं और इसमें देखते हैं कौन कौन से हमारे सामने प्रश्न आ रहे हैं और उनका उत्तर देना कितना आसान है, या किन किन चीजों को हमें एक रिवाइज करते हुए इनको समझना होगा। तो चलिए, आज के सेशन का पहला जो हमारा प्रश्न है वो है, निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। एल्यूमीनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। फिर निमज्जन छड़, जो इमर्शन रॉड होती है जिससे हम पानी गर्म करते हैं अपना विंटर्स में, धात्विक पदार्थों से निर्मित होती है। फिर हमारा जो एक और पॉइंट है वो है, कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता, और सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो ये इसको मिट्टी के तेल में और फिर हमने पानी में भी वो देखा था। तो ये जो है हमारा, इन सबका अब हम देखते हैं क्या क्या उत्तर जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है, क्यों होता है। इसका उत्तर कैसे देंगे। एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है क्योंकि एल्युमिनियम अत्यधिक लचीला है, तो हम इसको फोल्ड करने में हमें इजी हो जाता है। इसे पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके अलावा ये भोजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम ऐसे अपने खाद्य सामग्री को अगर हमें किसी जगह स्टोर करना है तो हमें ये बहुत देखना पड़ता है कि वो खाद्य सामग्री उसके साथ रिएक्ट तो नहीं कर रही है, क्योंकि हमारी खाद्य सामग्री में भी केमिकल्स हैं। तो वो जिसमें हम डाल रहे हैं, जिसमें हम स्टोर कर रहे हैं, जिसमें हम बंद करके रख रहे हैं, अगर वो ऐसा मेटल है जो उसके साथ रिएक्ट कर सकता है तो हमारी चीजें खराब होने का डर होता है। इसलिए आप घर पे अक्सर सुनते होंगे कि ये चीज आप कांच की बोतल में रखें, इस प्रकार का आप स्टील के बर्तन में रखें, तो या ये इस प्रकार का कोई भोजन है जो आप प्लास्टिक में नहीं रखें, वो जल्दी खराब हो सकता है। उन सब का कारण ये है क्योंकि जो हमारा भोजन है वो भी, उसमें डिफरेंट टाइप के हमारे देखें तो उसमें हमें सोडियम भी मिलता है, हमें आयरन भी मिलता है, तो हमें डिफरेंट उसमें अगर देखें हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो वो सारा जो है वो आपस में रिएक्शन नहीं हो, उससे प्रिवेंट करना होता है। इसलिए हमने देखा कि ये जो है ये कोई रिएक्शन नहीं करता है। प्लस इसकी हम जो है एक एल्युमिनियम को हम एक वो मेटल है और इसको हम एक शीट में चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए एल्युमिनियम के जो है वो हमारी खाद्य सामग्री को लपेटने में काम में आता है। फिर हम देखते हैं ये जो इमर्शन रॉड धात्विक पदार्थों से निर्मित होती है, तो ये क्यों है। तो हमारा इसका ये है क्योंकि ये ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होती है, कि उसमें से करंट भी बहता है और जब करंट बहता है तो उससे जो ऊष्मा है वो उत्पन्न होती है, और वो ऊष्मा पानी जो या जल जिसमें हम के अंदर उसको डुबो के रखा है उसको गर्म करने में सहायक होती है। इसलिए तरल पदार्थ को गर्म करने के लिए इमर्शन रॉड धातु से बनी होती है, क्योंकि हमें ऐसी चीज चाहिए जिसके थ्रू करंट पास हो पाए। अगर करंट नहीं पास हो पाएगा तो ऊष्मा नहीं बनेगी, और ऊष्मा नहीं बनेगी तो हम जिस चीज को गर्म करना चाह रहे हैं वो वाली क्रिया नहीं हो पाएगी। कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। तो इसका क्या हुआ, जिंक तांबे की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। केवल उच्च क्रियाशीलता धातु ही लवण के विलयन से निम्न क्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकती हैं। इसलिए कॉपर जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता। तो ये वही जो मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज दिखाई थी उसी बेसिस पे आपका आंसर जाएगा। तो और ये ध्यान रखें, अगर आपसे ये कहा जा रहा है ये विस्थापित नहीं कर सकता तो आप ये बिल्कुल इस चीज को आपको ज्यादा नहीं सोचना, बस ये कह दीजिए वो जो है कि उनमें क्रियाशीलता का डिफरेंस है, और जो आपके सामने एलिमेंट्स हैं उनको देखकर आप पहचान जाइए कि कौन अभिक्रियाशील है। तो जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से नहीं विस्थापित कर सकता, तो इसका अर्थ हुआ जिंक जो है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, या हम इसको दूसरे वे में कह सकते हैं कि कॉपर जिंक से कम अभिक्रियाशील है। हम दोनों वे में इसको बोल सकते हैं। फिर
सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु हैं। हवा के संपर्क में आने पर भी वे आग पकड़ सकते हैं, इसलिए उन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो यहाँ पे जब आपको ये कहा जाए उनको स्पेशल जल में या मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो आप ये एक कॉमन आपका सामने स्टेटमेंट रहेगा, वो बहुत अभिक्रियाशील है और जैसे ही वायु के संपर्क में आते हैं या हवा के संपर्क में आते हैं या ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं, उनमें एक ब्लास्ट हो सकता है। वो बहुत एकदम इतना जल्दी क्रियाशील होता है कि वो आग भी पकड़ सकता है। वो एक नुकसान वाली चीज हो सकती है। क्या आप नींबू के अचार को एल्युमिनियम पात्रों में रख सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। देखिए, यही अभी मैंने आपको कहा था कि हर खाद्य पदार्थ हम हर उसमें एक बॉक्स में नहीं रख सकते हैं। धातु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विमोचन करता है, ये हम जानते हैं, है ना। तो अचार जो है, इसकी जो अगर प्रकृति देखें तो ये है अम्लीय, एसिडिक नेचर होता है। तो ये खराब हो सकता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकलेगी, फिर वो एक रिएक्शंस होंगे। तो इसलिए हमें एल्युमिनियम पात्रों में नींबू के अचार को हम नहीं रखते। तो और ये एल्युमिनियम एक मेटल है, धातु है, और नींबू का अचार एक एसिड, क्योंकि उसमें एसिड खट्टा है तो उसमें एसिड होगा। फिर आपका मेटल और एसिड जो आप धातु है और जो आपका अम्ल है, इनका आपस में रिएक्शन होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट पर डाला जाता है? तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट पर कॉपर हाइड्रोजन को विस्थापित करके कॉपर सल्फेट बना लेता है तथा जल और सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये रिएक्शन से बताया गया है। तो यहाँ अब आप देखते ही समझ गए होंगे कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, और हमने ये जानते हैं कि जो कॉपर क्या है, ये एक मेटल है ना, धातु है, और इसका एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो कॉपर सल्फेट बन गया, और यह जल और SO2 इसमें और वो एक उत्पन्न होती है। फिर लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है। तो लोहे और हम देख रहे हैं कॉपर सल्फेट का रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए, लोहा क्या होगा, कॉपर को रिलीज अलग कर देगा, क्योंकि लोहा इस जो है वो कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो वो उसको हटाकर सल्फेट के साथ खुद ज्वाइन हो जाएगा। तो लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखने पर दोनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है। अधिक अभिक्रियाशील धातु लोहा, कम अभिक्रियाशील धातु कॉपर को विस्थापित करके आयरन सल्फेट तथा कॉपर उत्पन्न करता है। एक इसमें आपको बात बताऊंगी, आप सिंपल अगर ये ऐसे नहीं लिखिएगा कि लोहा जो है वो कॉपर को विस्थापित कर दे, ये जरूर लिखिएगा अधिक अभिक्रियाशील धातु लोहा, कम अभिक्रियाशील धातु कॉपर को विस्थापित करता है। तो ये आपको जरूर लिखना पड़ेगा, अभिक्रियाशीलता का कौन अधिक है और कौन कम है, तभी आपका एक आंसर अच्छा माना जाएगा। अब हम दूसरा जो प्रश्न है वो है, सलोनी ने लकड़ी के कोयले का एक जलता हुआ टुकड़ा लिया और उससे उत्सर्जित होने वाली गैस को एक परख नली में डाला। ठीक है, कोयले का टुकड़ा लेकर उसने जो गैस उत्पन्न हो रही थी उसको एक उसने टेस्ट ट्यूब में डाला। वह गैस की प्रकृति कैसे ज्ञात करेगी? इस प्रक्रम में होने वाले सभी अभिक्रियाओं के शब्द समीकरण लिखिए। तो परख नली में थोड़ा पानी डालें जिससे गैस जो है वो जिसमें गैस एकत्रित हुई है, ये हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था ना। सो अब हमारा जो प्रश्न आता है वो आता है, सलोनी ने लकड़ी के कोयले का एक जलता हुआ टुकड़ा लिया और उससे उत्सर्जित होने वाली गैस को एक परख नली में लिया। वह गैस की प्रकृति कैसे ज्ञात करेगी? इस प्रक्रम में होने वाले सभी अभिक्रियाओं के शब्द समीकरण लिखिए। तो यहाँ पे देखते हैं, परख नली में हम क्या करेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे जिसमें गैस एकत्रित है। अब परख नली को ढक देंगे, इसे अच्छे से हिलाएं
फिर नीले लिटमस और लाल लिटमस के साथ परीक्षण करें। नीला लिटमस लाल हो जाएगा। इस प्रकार गैस की प्रकृति जो होगी वो अम्लीय होगी। तो यहाँ पे ये पूरा जो हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था वही है कि कैसे हम एक गैस जार में गैस इकट्ठा करके और फिर हम लिटमस पेपर की हेल्प से पता कर सकते हैं कि जो एक अंदर जो एक यौगिक या जो एक बना है वो एक अम्लीय नेचर का है या क्षारीय नेचर का है। और ये जो अभिक्रियाएं हो रही है वो है कि लकड़ी का जो कोयला क्या होता है, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो कार्ब से सी कोयला के लिए हमारा कार्बन आ गया और जो ऑक्सीजन के लिए O2 आ गया और ये बन गया CO। तो ये हमने एक इक्वेशन से समझा दिया। दूसरा जो प्रश्न है वो है, एक दिन रीता अपनी माँ के साथ आभूषण विक्रेता की दुकान पर गई। उसकी माँ ने सुनार को पॉलिश करने हेतु सोने के पुराने आभूषण दिए। अगले दिन जब वे आभूषण वापस ले तो उन्होंने पाया कि उनका भार कुछ कम हो गया है। क्या आप भार में कमी का कारण बता सकते हैं? सोने के आभूषण को चमकाने के लिए क्या होता है, इसे एक अम्ल जिसे एक्कारेजिया कहा जाता है में डुबोया जाता है। ये आपके कहीं चैप्टर में नहीं है, ये आपको हम बता रहे हैं। तो सोने की बाहरी परत क्या होता है, वो अम्ल में घुल जाती है और आंतरिक चमकदार परत दिखाई देती है। आभूषण की ऊपरी परत हटने की वजह से उसका वजन हल्का हो जाता है। तो ये आपने ये भी पढ़ा होगा कि हर जगह हमें इस टाइप से अपना ये जो अगर गोल्ड के ऑर्नामेंट है इनको हमें क्लीन नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि ये जो थोड़ा सा क्लेवर लोग होते हैं वो ऐसा एक एसिड डालते हैं कि थोड़ा सा सोना उसमें से वो निकाल लेते हैं और फिर उनका प्रोसेस से वो सोना फिर अपना उनका एक वो कहते हैं हमने साफ करा, लेकिन हमारा कुछ सोने का नुकसान हो जाता है। तो तो ये एक रीजन भी है कि आप लोगों को ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए भी इस टाइप के प्रश्न रखे जाते हैं कि आप अपना ये जब ऑर्नामेंट्स का क्लीनिंग है तो घर पे हमें और तरीके देखने चाहिए कि किससे हम साफ कर सकें कि हमारे जो उसमें जो मिट्टी लगी है या जिस वो थोड़ा सा जो एक रफ सरफेस हुआ है वो उसमें चमक आ जाए। बिना उसका एक हम अगर लेयर हटा दें तो हमारे उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। तो ये एक हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन अब अगर हम इसका देखें तो जो सोना है वो गोल्ड ये हो गया एक धातु और हम उसको कर रहे हैं, उसको साफ कर रहे हैं एक एसिड से। तो अब आप देख लीजिए उस एसिड का जब एक मेटल के साथ रिएक्शन होगा तो नेचुरल है कुछ एक कंपाउंड बनेगा। तो और वो जो कंपाउंड बनेगा तो वो क्या है, जो मेटल के साथ रिएक्ट हो रहा है वो मेटल में कमी आ सकती है। तो इसलिए ये एक है कि कैसे एक मेटल और एक एसिड का रिएक्शन होता है। तो बच्चों आज हम लोगों ने थोड़े और प्रश्न उत्तर देखे और आपके चैप्टर के हमने काफी कवर कर लिए हैं प्रश्न, उनके उत्तर भी आपके सामने हैं। थोड़ा हमारा एक समझदारी वाला है कि हम एक जनरल नॉलेज यूज करके उनको आंसर दे सकते हैं, लेकिन कुछ हमारा होता है जो हम पाठ में जब उसको अच्छी तरीके से समझ लें तो हमारे लिए उत्तर देना कठिन नहीं होता है। तो ये आपके सामने मैंने डिस्कस भी करा है। इनमें से अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि ये उत्तर समझ में नहीं आ रहा है, उससे रिलेटेड जो हमारा सेशन हुआ है उस टॉपिक से रिलेटेड बुक में जहाँ लिखा हुआ है उसको आप बुक से पढ़िए, सेशन फिर से देखिए और उसको समझने की कोशिश करें। और उसके बाद भी अगर आपके सामने कोई ऐसा एक डाउट आ रहा है तो आप मुझसे ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं। तो अगले सेशन में एक नए पाठ के साथ फिर मिलते हैं। बाय।